हेलो एवरीवन, मैं भारत भूषण आज आपके सामने जैव प्रक्रम पोषण क्लास 10 के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखूंगा भारतीय वन बुक से। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को देखें, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वैसी सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जीवों को जीवित रहने के लिए जितनी सारी क्रियाएं होती है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सभी को जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न संख्या 2 को देखें, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, इस वजह से विसरण के द्वारा उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। इनका शरीर जटिल होता है, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है, साथ ही विसरण की प्रक्रिया छोटे जीवों के लिए आवश्यक है या इसमें परिवहन जो होता है काफी छोटे दूरी तक हो पाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव के आकार काफी बड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखें, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियों का वर्णन करें। तो इसमें 2 विधि जो है स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण और परपोषण में 3 तरह के पोषण होते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखें, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखें, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुएं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, इसलिए उनमें परपोषण की विधि पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6, 3 प्रकार की पोषण विधियों के नाम बताएं। तो मृतजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है, प्राणी संपोषण है। अगला प्रश्न को देखें, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसके लिए CO2 जो है वह 6 अणु चाहिए, 12 अणु जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर वेपर के रूप में मुक्त होते हैं। तो यह है समीकरण। प्रश्न संख्या 8 को देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो बाह्य वातावरण में स्टोमाटा के द्वारा मुक्त कर दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, दूसरी जगह क्यों नहीं होती है? क्योंकि हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल रंजक जो है सूर्य के प्रकाश को शोषित करता है और उससे जल के अणु को विघटित करता है, और जल के अणु के विघटन के पश्चात यह H+OH- जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके स्टार्च बनाता है। प्रश्न संख्या 10 को देखें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों का होना अति आवश्यक है? तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, पौधे का हरा होना यानी कि हरित लवक की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। प्रश्न संख्या 11 को देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है CO2 वह बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं और इसके लिए स्टोमाटा उनका सहयोग करता है। प्रश्न संख्या 12 को देखें, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कवक और जीवाणु जो है रंजक नहीं रखते हैं, ये हरे नहीं होते हैं, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, इस वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। 13 नंबर प्रश्न को देखें, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा और पैरामीशियम में किस प्रकार के जंतु है? तो यह प्राणी संपोषी है, क्योंकि यह ढेर सारे भोजन को ग्रहण करते हैं और उनका विस्तृत पाचन करके उससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। 14 प्रश्न संख्या को देखें, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा हुआ होता है? तो मनुष्य के आहार नाल में पहला मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर जीभ है, दांत है और लार ग्रंथि है। ग्रसन नली, तो ग्रसन नली ओइसोफेगस है, इससे होता हुआ भोजन जो है आगे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में ग्रंथियां होती है। फिर छोटी आंत है, इलियम, डिओडिनम और जेजिनम, 3 भागों में विभक्त। फिर बड़ी आंत है जिसमें आते हैं कोलन, रेक्टम, सीकम और मलद्वार, ये सब मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। हमारे चैनल को आप
सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएंगे। 15 नंबर प्रश्न को देखें, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रसनी में दो छिद्र जो होती है, एक श्वास के लिए और एक भोजन के लिए, तो निगल द्वार गलेट और कंठ द्वार ग्लोटिस। प्रश्न संख्या 16 को देखें, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है। तो मनुष्य में पाचन जो है वह मुख गुहा में शुरू होता है, क्योंकि मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है, वो पाचन रस का स्राव करती है और तब जाकर के पाचन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 17 को देखें, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन के अवशोषण के लिए मनुष्य की छोटी आंत में, है ना, अंकुर नुमा प्रवर्धन पाए जाते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिसे भिली कहते हैं। भिलाई के ऊपर भी माइक्रोभिलाई होते हैं, वो अवशोषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखें, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो पौधे का जो भी हरा भाग होगा, खास करके पौधे की पत्तियों में हरित लवक में यह क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 19 को देखें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे में क्या निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में स्टार्च भोजन के रूप में निर्मित होता है या ग्लूकोज बनता है, और साथ में ऑक्सीजन जो है उत्पाद के रूप में बाह्य वातावरण में मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 20 को देखें, मृत जीवी को क्या कहा जाता है। यानी कि मृत जीवी का और कोई नाम है, वह है अपघटक, क्योंकि यह सड़े गले पदार्थों को नष्ट करके उसे खनिज लवण में बदल देते हैं और पौधे के लिए पुनः उपलब्ध कराते हैं। अपघटन की प्रक्रिया को कराते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, इस वजह से इन्हें अपघटक कहा जाता है। जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो परजीवी जैसे मनुष्य में अगर अस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड रह रहा है तो मनुष्य उसके लिए होस्ट हो जाएगा, आश्रय देने वाला पोषी हो जाएगा, है ना, और वह स्वयं जो है वो गेस्ट है हमारे शरीर में रहने वाले। आगे को देखें, 22 नंबर प्रश्न संख्या को, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो यह मशरूम है, यह कवक है, और कवक में जो है मृतोपजीवी पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 में क्या है, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो इसके लिए पौधे में क्या पाए जाते हैं, स्टोमाटा पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसे रंध्र भी कहते हैं, और तना में लेंटिसल पाए जाते हैं, और जड़ों में रूट हेयर होते हैं, जिसके द्वारा यह क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। 24 प्रश्न संख्या को देखें, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो पोषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जंतुओं में परपोषण होता है, और इस तरह के जीवों को प्राणी समपोषी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन का पाचन, है ना, और उत्सर्जन होता है, पाचन अंग होते हैं, इस वजह से इन्हें प्राणी समपोषी कहा जाता है ना। अगला प्रश्न संख्या को देखें, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी के अंदर, कोशिका के अंदर होता है। प्रश्न संख्या 26 को देखें, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है, आहार नाल है, और पाचक ग्रंथियां इसका संयुक्त भाग है। प्रश्न संख्या 27 को देखें, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के जीभ के ऊपर जो संरचना पाई जाती है, अंकुर है, पैपिल्ली कहते हैं इसे। यह घर्षण उत्पन्न करती है, बोलने में मदद करती है, और साथ में इसमें कुछ ग्रंथियां जो होती है वो स्वाद ग्रंथियां, स्वाद कलिकाओं का काम करती है। प्रश्न संख्या 28 को देखें, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है। तो मुख गुहा से भोजन जो है वह ग्रसनी होते हुए अमाशय थैलीनुमा रचना के अंदर पहुंचता है। प्रश्न संख्या 29 को देखें, ग्रसन नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं। तो यह जिगजैग पाथवे पर होता है, इस तरह के गति को क्रमानुकुचन गति कहते हैं, और यह भोजन को अंदर पहुंचाने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 30 को देखें, भोजन में मौजूद प्रोटीन होना है, प्रोटॉन लिखा गया है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो इसके लिए पेप्सिन एंजाइम होते हैं, जो पहले पेप्सिनोजेन में होते हैं, HCl के प्रभाव से यह सक्रिय पेप्सिन बनाते हैं, और तब जाकर के प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स में बदल देते हैं।
31 नंबर प्रश्न संख्या को देखें, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ना 5 से 6 मीटर का आकार का होता है, कुंडलित होता है, जिसे छोटी आंत कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, 32 प्रश्न संख्या। तो 32 प्रश्न संख्या जय प्रक्रम पोषण का। अगला प्रश्न संख्या, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है, यह यकृत है और इससे पित्त का स्राव होता है। प्रश्न संख्या 33 को देखें, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी होती है। प्रश्न संख्या 34 को देखें, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत जहां अंत होकर के बड़ी आंत में खुलता है उस जगह को है ना सीकम कहा जाता है। यह काम की जगह है, यह भोजन के पाचन में मदद करती है। इसके अलावा विटामिन B12 का संश्लेषण करने का भी कार्य करती है सीकम। प्रश्न संख्या 35 को देखें, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो जो भोजन नहीं पचता है वह बाहर निकलने के लिए रेक्टम में संचित रहता है और समय टू समय यह क्या होता है बाहर निकलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। अब हम लोग अगले पड़ाव लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। समय अभाव के कारण मैं इसे लिख नहीं पाया हूं, लेकिन अच्छे से बोल दूंगा, आप लोग इसे लिख पाएंगे। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के लिए उनके जैव प्रक्रम शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए पोषण आवश्यक है। पोषण की परिभाषा लिखें। एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उन्हें अपघटित करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रम को ही पोषण कहा जाता है। स्वपोषण में किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? तो स्वपोषण के लिए सबसे पहला खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल जैसे पदार्थों का होना अति आवश्यक है। तभी स्वपोषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण पूरी हो पाएगी और पौधे अपने भोजन का निर्माण कर पाएंगे। इसमें भोजन के रूप में स्टार्च का निर्माण होता है और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 4 को देखें, परपोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण का ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव हरे पौधे या जंतुओं पर आश्रित होकर अपने भोजन को पाते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इस प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण का ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव मृत तथा सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। इसमें प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक आते हैं। प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जो भोजन को पौधे या जंतुओं से अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करते हैं और उसका पाचन कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। परजीवी पोषण क्या है? पोषण का ऐसा प्रक्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर या में रहकर पोषण प्राप्त करता है तथा बदले में उनका नुकसान पहुंचाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने भोजन स्टार्च का निर्माण करते हैं, जिसके लिए उन्हें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण की जरूरत होती है तथा पत्ती सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं क्लोरोफिल की सहायता से और स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वातावरण से। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं?
भोजन का पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हमारे पाचन तंत्र आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है, उसके नाम लिखें। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। एक जोड़ी जीभ के नीचे जिसे सबलिंगुअल कहा जाता है, एक जोड़ी दोनों गाल के पीछे जिसे पैरोटिड कहा जाता है, एक जोड़ी दोनों निचले जबड़े के पास जिसे सबमैक्जिलरी कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न संख्या को देखेंगे। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है और छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। पहला डिओडिनम 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा, दूसरा जेजिनम लगभग 1 मीटर लंबा और तीसरा इलियम। यह आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हुआ। आप इसे ध्यान से सुन लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।